अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। खान साहब की बहनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और कारकुनों ने क्या पैगाम पहुंचाया है उस हवाले से भी तफसीलात हैं। कुछ मजीद चीज़ें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रात को एमल वली खान साहब ने ट्वीट की तकरीबन मिडनाइट के करीब। ये सामने आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आई विल मूव ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट जनरल हफीजुर रहमान फॉर सलांडर। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन पीटीए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, उनके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन लेके आऊंगा क्योंकि उन्होंने जो बात की है उन्होंने बुनियादी तौर पे सेनेट की इंटेग्रिटी के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर एक तरह से हमला किया है। और उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह के जो ऑफिशियल्स हैं जिनको ताकत का जोम है, जिनको अपने ओहदे का जोम है, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और उनको उनके ओहदों से हटाना चाहिए। कल भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चेयरमैन पीटीए को मैं उनके ओहदे से हटवाऊंगा। अब ये सिलसिला शुरू किस तरह हुआ शायद आप लोगों ने सुना हो कि गुज़िश्ता रोज जो सेनेट की एक कमेटी का इजलास हो रहा था उसमें चेयरमैन पीटीए ने एमल वली साहब पे चर्च का सिगरेट पीने का इल्जाम लगाया। जो बातें कर रहे थे एमल वली साहब उसके ऊपर उन्होंने इस तरह तनकीद की, इस तरह तंज की कि आपकी बातों से तो ये लगता है कि जैसे आप चर्च पी के आए, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, वहां पे जुमलों का तबादला भी हुआ। और एमल वली साहब ने कहा कि आप चर्च पी के आप आते हैं या शराब पी के आप आते हैं, इतनी लंबी आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। समा ने भी इसको रिपोर्ट किया, चेयरमैन पीटीए का एमल वली पर नशा करने का इल्जाम। और वो वीडियो भी वायरल हुई भी है, वहां पे बैठे हुए किसी सहाफी ने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली और उसमें देखा जा सकता है कि बाद में चेयरमैन पीटीए जो है वो उस पर माजरत भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलती हो जाती है तो फिर वो उठ के वहां से चले जाते हैं। लेकिन एमल वली साहब ने उसके बाद भी एक वीडियो पैगाम जारी किया और रात को फिर मिडनाइट के करीब दोबारा ये ट्वीट की कि वो इसके ऊपर चुप नहीं बैठेंगे और इस मसले को सेनेट में उठाएंगे। अब चेयरमैन पीटीए को क्या कोई ऐसी बात करनी चाहिए थी? कोई बात अगर उनको अच्छी नहीं लग रही, एंड ऑफ द डे वो अकाउंटेबल हैं, वो जवाबदेह हैं अवामी नुमाइंदों के सामने, तो उनको तो वहां पे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे फिर इस तरह की बदमज़गी हो गई और एमल वली खान साहब ने जो बातें की शायद वो उनको पसंद नहीं आई। ये वही चेयरमैन पीटीए हैं जो कहते रहे एक्स के हवाले से अदालतों के अंदर मुख्तलिफ मौक़िफ़ वगैरह पेश करते रहे और वो आपके भी सामने, और अब जब जंग हुई और वो एक्स खुल गया तो अब देखते हैं जनाब के एमल वली खान साहब इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने में कामयाब होते हैं। वो ये कह रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा, वज़ीर आज़म को कहूंगा कि इनको इनके ओहदे से उतारा जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि एमल वली खान साहब अवामी नुमाइंदगी का दावा तो करते हैं लेकिन है ताल्लुक उनका खैबर पख्तूनख्वा से है और सेनेट की सीट वो लेके आए हैं कोयटा से, यानी बलोचिस्तान से। वो कैसे सेनेट की सीट बलोचिस्तान से लेके आए, वो कौन सा फार्मूला बना, किसकी मर्जी से बना, कैसे बना, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता। आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है कि वो कैसा हुआ। नुमाइंदगी वो इस वक्त बलोचिस्तान की कर रहे हैं। कल जो खुशदार में हमारे बच्चों को शहीद किया गया उसके ऊपर एमल वली साहब ने कितना गुस्सा दिखाया, कितनी बातें की, हो सकता है उन्होंने की हो, मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन वो इस वक्त बलोचिस्तान के नुमाइंदे हैं। जिस सूबे के हकूक के हवाले से उनके खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं, उनका खानदान हमेशा आवाज उठाता रहा। बादशाह खान साहब का अदम तशद्दुद का जो फलसफा है मैं खुद उसको बड़ा पसंद करता हूं। वली खान साहब बड़े सियासतदान थे, असफंदियार वली खान साहब बड़े सियासतदान थे, एमल वली खान साहब भी बड़े सियासतदान हैं। लेकिन जब वो पहली दफा सेनेट में आए तो वो आए बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, वो सीट भी नहीं जीत सके। तो मेरे ख्याल में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका उनको खुद भी आंसर देना होगा और लोग अक्सर उनसे ये क्वेश्चंस करते भी रहते हैं। पर चेयरमैन पीटीए के हवाले से उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया और चेयरमैन पीटीए को भी देखना चाहिए। आप ऐसे तो किसी को नहीं कह सकते, आप अवामी नुमाइंदों के सामने जाएंगे तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो आप रिटायर्ड हो गए, आप घर बैठे। पाकिस्तान में होता है कि अफसर जो है, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे प्रोफेसर हो या कोई और मोजिज शख्सियत हो, के रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियों का शौक होता है। अब जब देखें आपकी 70% जिंदगी तो वैसे ही गुजर चुकी होती है। दुनिया भर में लोग रिटायर्ड होते हैं, वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, घूमते फिरते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी जनाब लोग जो है वो फौरन नौकरी लग जाते हैं। अच्छा हाँ, कोई बंदा अगर 40-45 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाए, कोई यंग अफसर है, कोई यंग प्रोफेसर है या कोई और है, तो वो तो और बात है। जब आप इतने ऊंचे ओहदे से रिटायर्ड हुए हो, आपको माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हो, सब कुछ हो, बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर इतनी इंसान की उम्र गुजर चुकी हो तो आपकी 60-70% उम्र वैसे ही गुजर चुकी होती है। बाकी अगली जो 30-40% जिंदगी उसको एंजॉय करें,
اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. ضروری ہے کہ اس میں ٹینشنیں لینی ہے اور پھر جب ٹینشن لیتے ہیں تو پھر مختلف قسم کی باتیں بھی آتی ہیں. پر اینی وے جو انہوں نے بات کی کہ چرس کے سگریٹ والی، تو یہ ان کو کیسے پتا تھا کہ چرس کا سگریٹ پینے والا جو ہے وہ اس طرح نشے میں آ جاتا ہے، یہ بات ایمل ولی خان صاحب نے کہی. اور انہوں نے کہا کہ جناب اب جو ہے آپ خدا نخواستہ شراب یا چرس کا پھر وہ ذکر کیا اور ان پر الزام لگایا اور یہ بات کی. اور پر ون مسٹ گیو ٹو چیئرمین پی ٹی اے صاحب، انہوں نے پھر وہاں پہ اپولوجائز بھی کیا اور ان کا یار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آئی اپولوجائز اینڈ دین ہی لیفٹ. تو اب دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ریز 340 ملین عید میلاد illuminations raise transparency concerns، یعنی جو عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر لائٹنگ وغیرہ کی گئی لاہور کے اندر، اس میں جو شفافیت کے حوالے سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں لائٹس لگانے پر مبینہ طور پہ شفافیت کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں، اس میں جو انکشاف ہوا ہے کہ پہلے جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ 10 کروڑ کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا اور بعد میں جو ٹوٹل خرچہ ہوا وہ 34 کروڑ کے قریب جو ہے خرچہ ہوا. مینار پاکستان پر جو لائٹس ہیں وہ منہاج القرآن یہ ایک سیاسی جماعت نے لگائیں، انتظامیہ نے بل اپنے کھاتے میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جو لائٹنگ ہوئی اس کا بھی جو بل ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالا گیا. یہ سامنے آپ ڈان نیوز کی پوری خبر دیکھ سکتے ہیں، اس میں تمام تر تفصیل موجود ہے کہ لاہور کی انتظامیہ کے گزشتہ برس عید المیلاد النبی کے موقع پر شہر میں 34 کروڑ روپے کے جو اخراجات ہوئے لائٹیں لگانے پہ، اس پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں. مذہبی تنظیمیں اور تاجر اور مختلف محکمے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹنگ اور دیگر اخراجات انہوں نے خود اٹھائے تھے. اور اسی طریقے سے جو اقبال پارک ہے اس کے اوپر تقریباً 12 ملین کا سرکاری بل بنا اور منہاج القرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ اخراجات اپنی جیب سے دیے تھے. ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے خبر دیکھ سکتے ہیں آپ اور پوری اس کے اندر تمام یہ تفصیلات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی کیا انکوائری ہوتی ہے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی، صدر ٹرمپ سے ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ملے ہیں اور جدھر کمرے میں بیٹھے وہ مل رہے تھے وہاں پہ صدر ٹرمپ نے ان کے اوپر تنقید کی ساؤتھ افریقہ کے صدر کے اوپر اور کہا کہ جناب کہ آپ کے ملک میں جب سے آپ آئے ہیں نسل پرستانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ جو سفید فارمرز ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں ہوتی ہیں، متشدد کاروائیاں ہوتی ہیں اور کافی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو اس کے جواب میں جو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے صدر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو جہاز تحفے میں نہیں دے سکتا. یہ میرے خیال میں بڑی ٹھنڈی انہوں نے بےزتی کی ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں کہیں سے جہاز تحفے میں لے رہے ہیں، قطر والوں سے کہیں سے اتنی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. کیا یہ امریکہ کے صدر کے شان ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں اور میں نے کنگ کو کہا نہیں مجھے $200 ارب ڈالر نہیں $600 کی انویسٹمنٹ چاہیے. تو ایسے آپ پوری دنیا میں پیسے مانگ رہے ہیں. آپ اس کے اوپر جو ہے لوگ اس طرح کے کامنٹس بھی کر رہے ہیں اور منہ پہ سامنے بٹھا کے ساؤتھ افریقہ کے صدر نے کہا کہ بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کو جہاز تحفے میں نہیں دے سکتا. پر اینی وے صدر ٹرمپ نے وہاں پہ ایک اور بات بھی کی جس کی مودی کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. انہوں نے دوبارہ انڈیا اور پاکستان کا ذکر کیا، دونوں کا ساتھ ذکر کیا، دونوں کے درمیان جو تنازع ہے اس کا ذکر کیا، دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ کی بات کی. تو وہ جو مودی صاحب اور ان کی سرکار جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدر ٹرمپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں پہ اس حوالے سے کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہوگی بھارت کے اندر. اچھا جی، آپریشن جو سندور ہوا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. مودی صاحب نے وہ پیچھے رافائل ہے اور ہیلمٹ اور وہ ایئر فورس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور بینرز لگے ہوئے ہیں جی آپریشن سندور جی وہاں پہ، اور وہ مودی صاحب کو کی پروجیکشن ہو رہی ہے، بینر لگا کے وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپریشن سندور بڑا کامیاب ہوا. زمین پہ جو کچھ ہوا، جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اور پوری قوم کو بھی پتا ہے. اچھا جی، مودی صاحب پہ جو وہاں پہ مختلف قسم کی تنقید تو ہو رہی ہے، کانگریس والے بھی کر رہے ہیں. کانگریس کیرالہ کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے بھی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے بردرز اکراس دا بارڈرز یونائٹڈ بائی آئیڈیالوجی اینڈ لو فار بریانی. مطلب انہوں نے بریانی کا آئی ڈونٹ نو کیوں ذکر کیا ہے، مطلب ہمارے معزز لیڈر کی تصویر کے ساتھ کھانے کا ذکر کر دیا. اب کیا مودی جی بھی بریانی کھاتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. مودی جی تو مجھے لگتا ہے کہ شاکاہاری ہوں گے، آئی مین وہ صرف ویجیٹیرین ہوں گے، پر مجھے نہیں پتا. پر انہوں نے کانگریس والوں نے کہا ہے کہ جی دونوں جو ہیں دونوں کو بریانی بڑی پسند ہے. تو مودی جی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ گئے تھے
पाकिस्तान में गए थे, नवाज शरीफ साहब के घर शादी पे गए थे, तो वहां पे भी कांग्रेस इनको ये ताने मार रही है, जिस तरह यहाँ पे सियासी मुखालफिन मियाँ साहब को ताने मारते हैं। और मियाँ साहब से अभी भी रोज यही सवाल होता है, उनकी जमात से ये सवाल होता है कि कब मियाँ साहब मोदी के खिलाफ कोई बयान देंगे, कब मियाँ साहब कोई मोदी के खिलाफ ट्वीट करेंगे। तो वहां पे कांग्रेस जनाब उनको ये ताने मार रही है और कह रही है कि जनाब ये इन दोनों की एक जैसी आइडियोलॉजी है और बुनियादी तौर पे इनकी जो मोहब्बत है बयानी के लिए वो बिल्कुल वाज़ेह है। आज जिन शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी वो लिस्ट सामने आ गई है, वो नाम सामने आ गए हैं। इसमें जो नाम शामिल हैं उसमें अब्दुल लतीफ़ MNA साहब हैं, फैज़ हुसैन MNA साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं, मुजम्मिल असलम साहब हैं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, फ़हीम खान साहब हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन लोगों को मिलने दिया जाएगा, क्या इन लोगों की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद सूरत क्लियर होगी, पता चल जाएगा कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितनी सूरत तब्दील हुई है या कितनी सूरत तब्दील नहीं हुई है। हलीम आदिल शेख साहब और सिंध से आए हुए दीगर लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी की, वहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश किया। हलीम आदिल शेख साहब ने दीगर सिंध के जो कारकुनान हैं उन्होंने कहा कि जनाब इनका भाई भी जेल में है, इनका बेटा जो नौरीन नियाजी साहिबा है जो खान साहब की बहन है उनका बेटा भी जेल में है, उसको 10 साल की सजा हो चुकी है, ये खानदान हमारे लिए कुर्बानियां दे रहा है। वहाँ पे नारे वगैरह भी लगे और बड़े खुल के वहाँ पे बातें हुई। अली अमीन साहब ने भी काफ़ी बातें की, क़यादत और आपको खान साहब की बहनें बड़े अरसे के बाद इकट्ठी बैठी हुई नजर आई और वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। अब उसमें एहतजाज की बातें भी हो रही हैं और हमने ये भी देखा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स और दीगर शख्सियात वहाँ पे पहुंचे हुए थे, वहाँ पे नारे वगैरह भी लगते रहे और एक तरह से आपको माहौल लगा एहतजाज का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो एहतजाज की तरफ जाएं और किस तरह जाएं। अगर मुज़ाकरात वगैरह कामयाब नहीं होते तो फिर वो एक बड़ा जो एहतजाज है उसको वो प्लान करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं, जिसमें सीनियर क़यादत भी है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, वो ये समझते हैं कि एंगेजमेंट के नतीजे में कुछ ना कुछ बेहतरी निकलेगी और वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, अपनी जमात के लोगों को बता चुके हैं। मैं आपके साथ खबर भी शेयर कर सकता हूँ, जब 24 नवंबर को एहतजाज हो रहा था उस वक्त भी इस्लामाबाद में बैठे हुए एक सीनियर लीडर ने, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एक MNA ने जब उनको कॉल की कि जनाब हम आ रहे हैं, किस तरह आए, कितनी गाड़ियां लेके आए, किस जगह पे आए, तो उन्होंने कहा कि अभी गाड़ी बुक मत कराओ, हो सकता है कि खुशखबरी आ जाए और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। और वो उस MNA ने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा जी अच्छी बात है, आपकी लीडरशिप ने ये आपको बताई है, लेकिन मुझे ये खुशखबरी आती हुई नजर नहीं आ रही जो आपके लिए खुशखबरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब दोबारा इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि जनाब कब ये चीजें मैच्योर होती हैं। लेकिन आप इस सारे पीरियड को देखें, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिससे आप कहते हैं 2-3 कदम पीछे लिए जाते हैं या तहरीक इंसाफ पीछे हटती है, तो हुकूमत की तरफ से कोई कंसेशन नहीं मिलता। आप नोट कर लें, 2022 के बाद से आप देख लें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे जाती है सियासी एतबार से, एहतजाज हो जाए, दीगर मामलात हो जाए, बयानात हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए, तो उस अरसे के दौरान आपको लगेगा कि ये निज़ाम अपने आप को मजबूत करने के लिए एक और स्टेप उठाता है, एक और कोई ऐसी चीज करता है, चाहे उसमें आईनी तरमीम हो या कोई और मसला हो। तो जब तहरीक इंसाफ ने जो है बैठने की बात की, मुशावरत की बात की, इन लोगों के साथ बैठे, चाहे वो 26वीं तरमीम हो या कोई और मामला हो, उसके नतीजे में इस निज़ाम ने ऐसे स्टेप्स उठाए, हुकूमत ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके तहत उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, निज़ाम ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। और अब एक सोच ये है जमात के अंदर कि ये जो फिर एंगेजमेंट की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है और एहतजाज की बात नहीं की जा रही इस अरसे के दौरान, और फिर ये जो भारत वाली एपिसोड हुई इसमें निज़ाम फिर ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को मजबूत करे, हुकूमत अपने आप को मजबूत करे और वो तमाम तर कोशिश जारी रखेंगे और तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई छूट या किसी किस्म का कोई फेवर या किसी किस्म की कोई रिलीफ उनको मिलती हुई उस तरह नजर नहीं आ रही। लेकिन कब ये तहरीक चलेगी, कब वो तहरीक चलाएंगे, उस हवाले से भी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ सियासत चल रही है, दहशतगर्दी भी हो रही है, खुजदार के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया उसके हवाले से अब हुकूमत का कहना है कि बहुत सारे शवाहिद हैं जो भारत की जानिब इशारा करते हैं और जिस तरीके से वो जो बस दिखाई जा रही है जिसको टारगेट किया गया, ऑल्दो कि जो फिगर बताया जा रहा है कि इतने बच्चे शहीद हुए हैं, इट लुक्स लाइक अ मिरेकल। उस बस को तो देख के लगता है कि मुश्किल ही हो कोई वहाँ से बच सके, लेकिन शुक्र है कि जो हुकूमती अदादो शुमार हैं उनके मुताबिक 4 बच्चों समेत 6 अफराद
शहीद हुए हैं। लेकिन अब हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जी फैसला ये किया गया है कि ताकत के ज़रिए इनको कुचला जाएगा, ताकत के ज़रिए इनका मुकाबला किया जाएगा। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि जनाब भारत यहाँ पे ये करवा रहा है, नो डाउट खलबोशन हमने पकड़ा हुआ है, नो डाउट, लेकिन एंड ऑफ द डे सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं उनकी उस जिम्मेदारी के अंदर कोई कोताही तो है। क्या किसी को उसके लिए जवाबदेह किया गया, क्या किसी को पूछा गया? तो ये क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। आप देखते हैं कि जी हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है, लेकिन जो सीनियर हुकूमती ज़राए हैं वही तो ये दावा कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा कि बलूचिस्तान के अंदर कोई सख्त स्टेप्स उठाए जाएंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।